Hello students, today topic is CPU scheduling. स्टार्ट करते हैं. शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज शेड्यूलर? शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर मेनली वर्क करता है हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में या रेडी स्टेट में. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर. ये 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर. इट ब्रिंग्स द न्यू प्रोसेस टू द रेडी स्टेट. इट कंट्रोल्स degree of multiprogramming, that is number of process present in ready state at any point of time. मीन्स जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो न्यू प्रोसेस है उसको रेडी स्टेट में लाता है, और यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक समय में रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस प्रेजेंट हैं, ये हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है. Second one is short term or CPU scheduler. It is responsible for selecting one process from ready state for scheduling it on the running state. Means जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है कि जो हमारे रेडी स्टेट से किसी भी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है रनिंग स्टेट के लिए. ओके, एंड द लास्ट वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग the process. It is mainly does swapping. मीन्स जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए और रिज्यूम करने के लिए. इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है हमारा स्वैपिंग का. स्वैपिंग मतलब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में. स्वैपिंग में बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस or because a change in memory requirement has or committed available memory requiring memory to be free. जो हमारी स्वैपिंग होती है वो मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज की जाती है. जब हमारी मेन मेमोरी में ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है तो हम उसमें से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं, और जब भी हमें प्रोसेस की रिक्वायर होती है तो हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं. ओके, नाउ टॉपिक इज CPU scheduling in operating system. CPU scheduling is a process of determining which process will on CPU for execution while another process is on hold. CPU scheduling एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और कौन सा होल्ड पे रहेगा. द मेन टास्क ऑफ CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the operating system at least select one of the processes available in the ready queue for execution. CPU शेड्यूलिंग ये डिसाइड करता है कि हमारा CPU कब आइडल होगा और कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएगा एग्जीक्यूशन के लिए. द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द CPU शेड्यूलर. जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये CPU शेड्यूलर का वर्क होता है. इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है रनिंग स्टेट के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए. ओके, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग में हम 2-4 प्रकार की एल्गोरिथम होती है. पहले टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द टास्क आर मोस्टली असाइन्ड विद देयर प्रायोरिटीज. समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू रन ए टास्क विद ए हायर प्रायोरिटी बिफोर अनदर लोअर प्रायोरिटी टास्क इवन इफ द लोअर प्रायोरिटी टास्क इज स्टिल रनिंग. The lower priority task holds for some time and resume when the higher priority task finish its execution. Primitive scheduling means अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई टास्क हमारी या कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका एग्जीक्यूटिंग चल रहा है, तो
अगर कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो उसे हम रोक देंगे, और जो हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारा उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा प्रोसेस रन हो रहा था उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। ओके। एंड नॉन प्रिमिटिव, in this type of scheduling method the CPU has been allocated to a specific process. The process that keeps the CPU busy will release the CPU either by switching context or terminating. It is the only method that can be used for various hardware platforms. That's because it does not need special hardware like primitive scheduling. अगर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो चाहे उसमें कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए तो भी वो उसको बीच में स्टॉप नहीं करेगा या सस्पेंड नहीं करेगा, पहले उसको कंप्लीट करेगा और बाद में दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ओके। जबकि प्रिमिटिव में यह था कि प्रिमिटिव में किसी भी प्रोसेस को अगर कोई एग्जीक्यूटिंग हो रहा है तो उसको बीच में भी सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि प्रिमिटिव में ऐसा नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम सीपीयू शेड्यूलिंग की। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। अराइवल टाइम, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी स्टेट। जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट के लिए आता है तो उसका टाइम होता है अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होता है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम या कंप्लीशन टाइम होता है। बस टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम उसको लगेगा, ये उसका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन होने से पहले जितना भी वो वेट करता है कोई भी प्रोसेस, उसे उसका वेटिंग टाइम बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमारे देयर आर मैनी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। सबसे पहले बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द फुल फॉर्म ऑफ FCFS. It is the easiest and most simple CPU scheduling algorithm. In this type of algorithm, the process which requests the CPU gets the CPU allocated first. This scheduling method can be managed with a FIFO queue. FCFS जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसमें क्या होता है कि ये एक तो नॉन प्रिमिटिव होती है और जो भी प्रोसेस पहले आता है उसे ही CPU पहले अलोकेट कर दिया जाता है। ओके। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट ऑफर नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दोनों को करती है। जॉब्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। FCFS के बेस में इसकी जॉब्स हैं जो एग्जीक्यूटेड होती हैं। और जो हमारा FCFS मेथड होता है ये पुअर परफॉर्मेंस होती है इसकी कंपैरिजन में अदर CPU scheduling algorithms. Shortest remaining time first. The full form of SRT, shortest remaining time. It is also known as SJFS primitive scheduling. In this method, the process will be allocated to the task which is closest to its completion. This method prevents any ready state process from holding the completion of an older process. शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है, जिस भी प्रोसेस का सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको ही पहले CPU अलोकेट किया जाता है। और ये जो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब
फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, ये FCFS से बेटर परफॉर्मेंस देती है। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी पे एक एक न्यूमेरिकल करके चेक करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेस्ट है, क्योंकि जिस एल्गोरिथम का वेटिंग टाइम जितना कम होता है वही बेस्ट एल्गोरिथम होती है। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम में क्या होता है कि सभी प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है, और जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है उसी प्रोसेस को पहले CPU एलोकेट किया जाता है, और जिसकी कम होती है उसको बाद में CPU एलोकेट किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ मेथड फॉर शेड्यूलिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इन दिस मेथड द शेड्यूलर सेलेक्ट द टास्क टू वर्क एज पर द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑल्सो हेल्प OS to involve priority assignment. The process with higher priority should be carried out first, whereas jobs with equal priorities are carried out a round robin or FCFS basis. Priority can be decided based on memory requirement, time requirement, etc. Okay students, means जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसी को पहले CPU allocate किया जाएगा। राउंड रोबिन। Round robin is the oldest, simplest scheduling algorithm. The name of this algorithm comes from the round robin principle, where each person gets an equal share of something to in turn. It is mostly used for scheduling algorithm in multitasking. This algorithm method helps for starvation free execution of process. Round robin शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सभी प्रोसेस को एक स्मॉल टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस एक राउंड में चलते हैं। सबको जिस सपोज करो 1 मिलीसेकंड या 2 मिलीसेकंड का हमने सबको एक टाइम स्लॉट दे दिया, उसी में सबसे पहले जितने भी प्रोसेस होंगे सारे बारी बारी से आएंगे और FCFS पे या रन करेंगे, और सभी प्रोसेस का इक्वल पार्ट प्रोसेस होता चलेगा एक राउंड में। फिर उसी राउंड में उसी तरीके से सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होते चलेंगे वो उस क्यू से बाहर होते चले जाएंगे, और सबसे बाद में जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा बस टाइम जिसका होगा वही बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सभी के ऊपर हमें एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास CS सेकेंड ईयर। लास्ट क्लास में हमने CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और CPU शेड्यूलर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आपको उनकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारी एल्गोरिथम थी वो थी हमारी FCFS। ठीक है, FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो पहला एग्जांपल हम FCFS से ही करेंगे। तो देखो मैंने जो हमारा ये एग्जांपल है इसमें कंसीडर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 विद अराइवल टाइम 0 एंड गिवन बस टाइम, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग FCFS। इसका क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आएगा या ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन FCFS एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे 4 प्रोसेस दिए हुए हैं P1, P2, P3, P4 और उनका बस टाइम दिया हुआ है 21, 3, 6, 2। इसका एग्जांपल सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जेंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है जो उसकी वर्किंग को शो करता है। तो सबसे पहले हमने जेंट चार्ट बनाया है, इसमें चारों प्रोसेस का P1, P2, P3, P4 और 0, 21, 24, 30, 32। जो हमारा जेंट चार्ट है वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, और जैसा कि जो हमारी एल्गोरिथम है वो FCFS मीन जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले ही प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो चारों प्रोसेस हैं वो एक ही टाइम पे आए हुए हैं। तो हमने सबसे पहले लिया P1 0 से 21, जो बस टाइम है मतलब 21 इसका बस टाइम है, तो उसी में इसका वर्क पूरा हो जाएगा। फिर P2 के लिए 21 से 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि 21 से 24 तक जो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो है P2।
24 पे CPU फिर फ्री हो गया। तो फिर हमने जैसे P3 प्रोसेस था उसका बस टाइम था 6। बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, कितने समय में हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो 24 से 6 इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 24 से 30 टाइम के बीच में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है P3। और फिर लास्ट वन इज P4 का जो बस टाइम है वो 2 है। तो 30 के बाद वो आया और 32 में वो कंप्लीट हो गया। तो ये सब जो जैन चार्ट है वो इसकी हिस्ट्री को शो कर रहा है कि कैसे कैसे हमारा, या इसकी वर्किंग को शो कर रहा है कि कैसे कैसे हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं। अब बात करें वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 को कितना वेट किया। P1 सबसे पहले प्रोसेस जो CPU को P1 को ही मिला था, क्योंकि सबसे पहले P1 ही आया, तो P1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, उसका वेटिंग टाइम हो गया हमारा 0। P2 को वेट करना पड़ा 21, तो उसका वेटिंग टाइम 21। P3 को कब मिला CPU 24 पे, तो P3 को कितना वेट करना पड़ा 24, क्योंकि जो हमारे प्रोसेस है सबका अराइवल टाइम था 0, सभी 0 पे आए थे, सभी एक साथ आए थे। और जिसका जैसे जैसे प्रोसेस खत्म होता चलेगा तो नेक्स्ट वाले का नंबर आता चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर दूं, तो बैंक में अगर 4 लोग एक साथ बैंक में एंट्री करते हैं, तो जैसे सबसे पहले लाइन लग जाती है, लाइन में हम जैसे घुसेंगे तो जो पहले वाला होगा उसका नंबर आएगा, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वाले का। तो आए तो सभी लोग एक साथ थे, लेकिन जो सबसे पहले वाला उसका नंबर सबसे पहले आ गया, तो उसको वेट कम करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। उसके बाद जो लाइन में पीछे तक होते हैं सबको वेट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से P3 को 24 का, P4 को 30 का। और अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो सबको ऐड कर देंगे, 4 प्रोसेस हैं, सबको ऐड कर 4 से डिवाइड करा तो जो एवरेज वेटिंग टाइम आया वो आया 18.75 यूनिट या मिली सेकेंड, जो भी हमारी दी हुई है। और नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो P1 का बस टाइम था 21, वेटिंग टाइम था 0, तो उसको ऐड कर दिया। P2 के लिए ऐसे ही, फिर अगर देखें तो P3 के लिए भी ऐसे ही, और P4 के लिए भी ऐसे सबको ऐड कर दिया। और एवरेज का मतलब होता है सभी को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो आया वो है 26.75। जो ये वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न, ये सब टर्मिनोलॉजी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, अभी हमने FCFS का एक एग्जाम्पल किया है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिसको आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। कंसीडर consider 4 processes P1, P2, P3 और P4। 4 प्रोसेस है हमारे पास, P1, P2, P4 विद अराइवल टाइम जीरो पे सभी एक साथ आए हैं। और एंड गिवन बस टाइम फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग FCFS। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको करना है। और जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा, इस तरीके से आपको मिलेगा। एक तरफ लिखेंगे प्रोसेस और यहाँ पे लिखेंगे बस टाइम। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को पहले ही करा दिया है इस चीज़ का। तो आपको जैसे P1, P2, P3
और P4 4 प्रोसेस हैं और बस टाइम है उनका 5, 7, 3, 9। तो ये आपके बस टाइम है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जेंट चार्ट ड्रॉ करना है और एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन अब आप करेंगे और आपको मैं इसके लिए दे रहा हूँ 7 to 8 मिनट आपको मिलेंगे। तब तक आप ट्राई करेंगे इसको और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग इसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो स्टार्ट कीजिए अपना क्वेश्चन और आपको मिलते हैं 7 से 8 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। तो आप इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। FCFS से करना है आपको, ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आपको इसको करना है। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप करते रहेंगे सभी लोग। जेंट चार्ट ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे सभी लोग। अगर सभी लोगों का जेंट चार्ट सही से बन गया है तो आपको बाकी कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन एल्गोरिथम्स में मेन जो होता है जेंट चार्ट होता है। जेंट चार्ट आपने सही बना दिया तो आपका एग्जाम्पल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। टर्न अराउंड का फॉर्मूला होता है हमारा वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, और एवरेज वेटिंग का होता है कि सभी प्रोसेस को हम जो वेटिंग टाइम आया उनको ऐड करेंगे और जितने प्रोसेस से डिवाइड करेंगे।
सभी का वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो गया होगा, और अब आप कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। और उसके बाद करेंगे सब एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। जिन्हें नहीं किया है वो, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और जिसकी जो मिस्टेक होगी उसको करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो मैं ड्रॉ करता हूँ जेंट चार्ट, तो आप लोग देखेंगे जेंट चार्ट के लिए। तो सबसे पहले 4 प्रोसेस है हमारे पास, हम जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से किया होगा सबने। तो देखिए हमारा सबको पता है कि ये FCF पैसा जो पहले आता है वो पहले प्रोसेस में आता है। तो सबसे पहले P1 आया था, फिर P2 आया, फिर P3 आया, और फिर हमारा P4 आया है। तो P1 0 पे आया था, और कितना बस टाइम था इसका 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। फिर 5 से 12, फिर 15, और फिर 24। सबके बस टाइम इसमें हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट ने ये वाला जेंट चार्ट बनाया होगा उनका आपका आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। अब देखेंगे हम वेटिंग टाइम P1 का वेटिंग टाइम कितना है, 0 है। P2 का हमारा 5 है। P3 का हमारा 12 है, और P4 का हमारा 15 है। अब स्टूडेंट देखिए, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो एक साथ ही आए हैं लगभग, तो क्या होगा कि जिसको जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई उतना उसको वेट करना पड़ा है। अब देखिए P1 की स्टार्टिंग, P1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, P1 ने 0 से स्टार्ट किया है। और P2 को 5 पे मिला है तो 5 तक वेट करना पड़ा। P3 को 12 पे मिला है तो 12 तक वेट करना पड़ा, और P4 को 15 पे मिला है तो 15 का वेट उसको करना पड़ा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये सारे वेटिंग टाइम हो गए हैं, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा हमारा 0, 5, 12 प्लस 15/4, तो 32/4, और काटेंगे 8, जो भी यूनिट होगी 8 यूनिट आपका क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम आया है। अब आपको करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला होता है इसका वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, ठीक है। तो P1 के लिए निकालेंगे अगर, तो P1 का 0 और 5 कितना हो गया, इसका हो गया 5। P2 का निकालोगे 5 + 7 12। P3 का निकालेंगे 12 + 3 15,
और P4 का निकालेंगे 15 + 9 = 24। तो ये हमारे आ रहे हैं। और एवरेज निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम = 5 + 12 + 15 + 24/4। तो देखिए कितना आ रहा है ये 20, 44 और 56/4। 56/4 आ रहा है। तो उसको डिवाइड करेंगे 14। तो यह आएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है। सभी स्टूडेंट ने इसी तरीके से कैलकुलेट किया होगा। वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। ये इसका एक तरीका था कैलकुलेट करने का, जैसे आप लोगों ने किया होगा। तो आपने आंसर मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा FCFS पे। उससे करने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और ये सबसे इजी वे होता है हमारा, सबसे इजी शेड्यूलिंग है। आगे आप इसके बाद हम पढ़ेंगे SGFS शॉर्ट टेस्ट जो फर्स्ट साल, उसमें आपको थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है। कंसिडर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 with arrival time 0 and given bus time. Find average waiting time and average turnaround time using FCFS। तो इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको मिल रहे हैं 5 मिनट्स क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद मैं भी इसको भी आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा FCFS का। तो स्टार्ट करिए खुद से करना। सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे आप लोग, और उसके बाद वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालें। तो स्टार्ट करें। अगर जेंट चार्ट आप लोग सही से ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जेंट चार्ट अच्छे से ड्रॉ करना है। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना है जो पहले क्वेश्चन में किया था। उसी तरीके से जेंट चार्ट बनाइए और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। वेटिंग टाइम निकल गया होगा सभी स्टूडेंट्स का। अब आप लोग एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और जिसमें जितने भी प्रोसेस है सभी का वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे।
अब आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, वेटिंग टाइम प्लस बस्ट टाइम। जिस भी प्रोसेस का आप टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे उसी का बस्ट टाइम और उसी का वेटिंग टाइम आप लोग ऐड कर देंगे, जिससे आपको उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम मिल सके। उसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। सभी स्टूडेंट ने एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन कराना। आप सभी लोग मैच करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो भी करते रहेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इधर से हिंट ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका जेंट चार्ट। P1, P2, P3, P4, 0, 15, 22, 45 और 54। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा जेंट चार्ट। अब वेटिंग टाइम हो P1 निकालना है आपको। P1 का हो गया 0, P2 का हो गया हमारा 15, P3 का हो गया हमारा 22 और P4 का हो जाएगा 45। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले 0 + 15 + 22 + 45 / 4। तो देख लीजिए 82/4, 20.5 यूनिट आया इसका हमारा वेटिंग टाइम। सभी स्टूडेंट ने इसी तरीके से कैलकुलेट किया होगा अपना 20.5 यूनिट सभी ने कैलकुलेट की होंगी। तो सभी अपना आंसर मैच कर लेंगे कैसे आप लोगों ने इसका वो निकाला है। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स हम टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको पता है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। तो P1 के लिए अगर निकालोगे तो आ जाएगा 0 + 15 यानी कि 15। P2 के लिए निकालोगे अगर, P2 का देखिए वेटिंग टाइम कितना है 15 और बस टाइम कितना है 7, तो इसका हो जाएगा 22। इसी तरीके से P3 का 22 + 23 = 45 और P4 का हो जाएगा आपका 54। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब निकालना है आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो सबको ऐड कर देंगे 15 + 22 + 45 + 54/4 से डिवाइड करना है। अब आप ऐड करेंगे 136/4। तो 34 यूनिट इसका आया है आपका टर्न अराउंड टाइम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमने इजीली दोनों क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप लोगों ने खुद से भी सोल्व करने की कोशिश की होगी और
उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने सोल्व कर भी लिया होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, जिससे आप लोगों का आंसर्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और सभी लोग अच्छे से उसको कर भी पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं और भी क्वेश्चन बुक से, और स्टूडेंट आपको इनके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, इसको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आप लोगों को कराए जाएंगे प्रैक्टिकल सेशन में। किसी एक वीडियो लेक्चर में आपको मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा इसके में कैसे करना है। सी लैंग्वेज आप पढ़ चुके हैं पहले ही फर्स्ट ईयर में, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो दोबारा एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे SJFS शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व। तो आज FCFS का जो सेशन वीडियो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।